हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब हम सिंपल सेंटेंस के अगले रूल की तरफ चलते हैं। दैट इज यानी कि रूल 2 आपका है। जो रूल 2 है वो है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, ठीक है, क्या इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, ठीक है, मीन्स दैट यूज ऑफ इन्फिनिटिव। ठीक, तो अब ये देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन्फिनिटिव होता क्या है। तो यहाँ जान लीजिए कि किसी भी वर्ब के पहले टू अगर हम लगा दें, यानी कि टू प्लस वर्ब, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। और हिंदी में इसका अर्थ निकालने पे क्या होता है, ना ने नी होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब। ठीक, और इन्फिनिटिव जो है हमारा, अगर हम वर्ब के पार्ट में आए तो जो वर्ब की दो प्रकार होती हैं, और वो कौन सी होती हैं, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। तो ये नॉन फिनिट वर्ब के अंतर्गत आने वाला क्या है, एक प्रकार है उसका, क्योंकि नॉन फिनिट वर्ब जो होता है 3 प्रकार का होता है। वो क्या होता है, पहला पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनिटिव। तो वही ये है इन्फिनिटिव। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, तो ये क्या होता है, देखिए, क्योंकि यहां है कि देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, यानी कि क्रिया में, क्या क्रिया में टू जोड़कर, क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक, हिंदी में अर्थ इसका निकालने पे क्या होता है, यानी कि हिंदी में जो अर्थ है इसका वो क्या होता है, अभी जस्ट मैंने ऊपर ही बताया, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पे क्या होता है, क्रिया के अंत में ना ने नी आता है। ठीक, यानी कि हिंदी में इसका अर्थ ना ने नी आता है क्रिया के अंत में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस रूल का प्रयोग करके हम किस प्रकार के सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो वो क्या है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग या इन्फिनिटिव के प्रयोग से, ऐसे कर लें, इन्फिनिटिव के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय, क्या वाक्य जोड़ते समय किन किन बातों का ध्यान हमें देना चाहिए, वो देखेंगे कि इन्फिनिटिव के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय उनमें से एक वाक्य के, उनमें से एक वाक्य के फिनिट वर्ब को, एक वाक्य के फिनिट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं, तथा दूसरे व अन्य वाक्यों के, तथा दूसरे व अन्य वाक्यों के फिनिट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, उद्देश्य या फल दिखाने वाली, उद्देश्य या फल दिखाने वाली फिनिट, उद्देश्य या फल दिखाने वाली फिनिट वर्ब को
इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए। अब हम जरा इस थ्योरी को एक क्विक ग्लैंस में क्या है समझ लेते हैं। वो क्या कि क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनिटी बना जाता है, और हिंदी में इसका अर्थ क्या है ना नहीं होता है। इन्फिनिटी के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय उनमें से एक वाक्य के फिनिट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, अगर दो वाक्य आया है तो दो में से कोई एक, और अगर तीन वाक्य आया है तो उनमें से किसी एक ही वाक्य के फिनिट वर्ब को उसी रूप में क्या है रहने देते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है आगे बताया है। तथा दूसरे व अन्य वाक्यों के फिनिट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। अब आपको फिनिट वर्ब कई बार आ रहा है, तो आप जान लें कि फिनिट वर्ब इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे कोई भी सिंपल सेंटेंस जो है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि सिंपल सेंटेंस हमारा जो हो वो केवल एक ही टेंस का वाक्य हो, वो भिन्न भिन्न प्रकार के टेंस का हो सकता है। और फिनिट वर्ब वो है, ये एक ऐसी क्रिया है, ऐसे कहें कि फिनिट वर्ब एक ऐसी क्रिया है कि जो अपने टेंस तथा अपने कर्ता के अनुसार अपने रूप को हमेशा क्या है बदलती रहती है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं फिनिट वर्ब बोलते हैं। इसलिए यहां भी इसे क्या बोला गया है फिनिट वर्ब बोला गया है। तो फिनिट वर्ब को उसी रूप में क्या है रहने देते हैं तथा दूसरे व अन्य वाक्यों के फिनिट वर्ब्स को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। नाउ ए क्वेश्चन अराइजेस, अब एक प्रश्न यहां खड़ा होता है कि आखिर में किस सिंपल सेंटेंस को हमें इन्फिनिटिव में बदलना है, उसकी क्रिया को। तो यह बात आपके सामने मुख्य बातें यहां से क्या है शुरू होती हैं, यहां से लेकर के क्या यहां तक, दैट इज कि उद्देश्य या फल, यानी कि जो क्रिया उद्देश्य या फल अर्थात रिजल्ट, क्या रिजल्ट यानी कि उद्देश्य या फल दिखाने वाली है, तो वही कह रहा है कि उद्देश्य या फल दिखाने वाली फिनिट वर्ब को ही इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए। अर्थात जो उनमें से ऐसी क्रिया है जो उद्देश्य या फल दिखा रही है उसे ही हमें इन्फिनिटिव में क्या है बदलना है। सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम सीधे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के तरफ। जो बातें क्लियर नहीं हुई हैं वो एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या है क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो ही टूक ए नाइफ, ठीक, ही वांटेड टू किल द हैंड, ठीक, क्या ही टूक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया, ही वांटेड टू किल द हैंड, क्योंकि वो एक मुर्गी को मारना चाहता था, ठीक। अब देखिए ही टूक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया, केवल लिया, और चाकू लेने का फल क्या है, चाकू लेने का उद्देश्य क्या है, क्या टू किल द हैंड, मुर्गी को मारना, यानी चाकू लिया वो केवल, ये तो क्रिया ये बता रही है कि केवल वो चाकू लिया, लेकिन उसका जो उद्देश्य था मोटिव था वो केवल यही तक सीमित नहीं था, वो क्या था मुर्गी को मारना। अर्थात ये क्रिया जो है हमारी उद्देश्य क्या है फल दिखा रही है, टू किल। और देखिए इस क्रिया में आरडी पहले से क्या है टू लगा हुआ है, अर्थात हमें ऐसे ही क्या है यूज कर लेना है। अर्थात इस वाक्य की जो क्रिया है टू किल वो उद्देश्य या फल क्या है दिखा रही है, अतः हम उसे क्या है इन्फिनिटिव में बदल लेंगे और एक वाक्य के फिनिट वर्ब को उसी रूप में क्या है रहने देंगे। तो वह वाक्य कोई और नहीं, यही वाक्य है, इसका भी एक फिनिट वर्ब है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को अब ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा। अब हम इसे कंबाइंड करते हैं। अब यह हो जाएगा ही टूक ए नाइफ टू किल द हैंड, ऐसे कर लेंगे टू किल द हैंड। अब ही वांटेड का कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज वह ही हमारा सब्जेक्ट वह यहाँ भी है, ठीक, वही ही यहाँ भी है, वही व्यक्ति यहाँ भी है। कैसे ही टूक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया, ही वांटेड टू किल द हैंड, वही मुर्गी को मारना चाहता था। तो ही वांट का कुछ मतलब नहीं है, छोड़ देंगे और वाक्य को हम ऐसे जोड़ लेंगे ही टूक ए नाइफ टू किल द हैंड, कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे दिया हो ही इज वेरी
ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक। चेंज करेंगे वही मैटर, ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। ये क्या दिखा रही है कि ये बस कमजोर है। उद्देश्य कमजोर होने का उद्देश्य या फल क्या है? कमजोर होने का फल क्या है कि वो चल नहीं सकता है। यानी कि यह जो वाक हमारी क्रिया है ये उद्देश्य या फल दिखा रही है। और हम ऐसे कर लेंगे, यहां भी हम कंबाइन कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा ही इज। अब इसमें एक काम करते हैं, अगर ऐसे वाक्यों में वेरी आता है तो वेरी को हम टू में क्या है बदल लेते हैं। किसमें? वेरी को हम टू में बदल लेते हैं। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा ही इज टू वीक टू वॉक। क्या हो जाएगा? वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक, नहीं ही इज टू वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। टू वॉक मीन्स क्या? चलने के लिए, यानी कि वो चलने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? कमजोर है। वही बातें तो हमारे इन दोनों सिंपल सेंटेंस से भी एक्सप्लेन होती थी। दैट इज कि ही इज वेरी वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, और वो चल नहीं सकता है। वही बात हमने यहाँ कर दिया, ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ ही कैन नॉट का कुछ मतलब नहीं है, और इस वर्ब के पहले टू नहीं था, इसलिए हमने इसके पहले टू लगा करके इसे क्या है इंफिनिटिव बना लिया है। और इस वाक्य के फीड वर्ब को हमने वैसे का वैसे ही क्या है उसी रूप में छोड़ दिया है। अगला देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल होगा हमारा क्या? He wants to study. He wants to study. He has gone to Delhi. ठीक, he wants to study, वो पढ़ना चाहता है। he has gone to study, इसीलिए वो क्या है दिल्ली गया है। अब देखिए, he wants to study, ये क्रिया उद्देश्य फल दिखा रही है, और इसके फीड वर्ब में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि वह उद्देश्य फल दिखाने वाली क्रिया पहले भी वाक्य में आ सकती है और दूसरे वाले वाक्य में भी आ सकती है। अब ये पहचानना है कि किस वाक्य की फिनिट वर्ब क्या है उद्देश्य फल दिखा रही है। अब क्या हो जाएगा? he has gone to Delhi, he has gone to Delhi to study। ठीक, अब ये हो गया he has gone to Delhi to study, यानी कि वो दिल्ली पढ़ने के लिए क्या है गया हुआ है। पढ़ने नारे नी का भी क्या हो गया अर्थ हो गया, और ये है he wants to study, वो पढ़ना चाहता है। he has gone to study, इट मीन्स क्या? he has gone to study, he has gone to Delhi to study। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इतने एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे कि दुनिया के किसी भी प्रकार के वाक्य रहेंगे तो आपको वह इन्हीं एग्जाम्पल्स में से किसी एक एग्जाम्पल पर आधारित मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? आई एम लिविंग फॉर कानपुर। आई एम लिविंग फॉर कानपुर, आई शैल लीव देयर, I shall leave there, I shall leave there। देखिए, I am leaving for कानपुर, I shall leave there, मैं कानपुर के लिए रवाना हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ। I shall leave there, तो वहां पे उसका उद्देश्य क्या है? टू लीव, रहना, यही क्रिया उद्देश्य फल दिखा रही है। अतः इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी कि हम यहाँ कंबाइन कर लेंगे क्या? आई एम लिविंग फॉर कानपुर, टू लीव देयर। वाक्य हमारा हो गया आई एम लिविंग फॉर कानपुर टू लीव देयर। ठीक, लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने बहुत ही शानदार आने वाला है। जैसे दिस बुक इज वेरी, ठीक है, दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट,
ठीक है, या सब हम देखिए प्रेजेंट में, इसको पास्ट में कर लेते हैं, वॉच कर लेते हैं यहाँ। ठीक, दिस बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, यह किताब बहुत ही क्या था, कठिन था। ठीक, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, नो मैटर, अगर यहाँ इजी होता तब यहाँ कुड नहीं होता, तब यहाँ कैन नॉट होता। ठीक, और यहाँ अगर वाज है तो वह भी वाक्य हमारा क्या है, पास्ट में होना चाहिए, तभी दोनों के दोनों सेंटेंस हमारे क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो दिस बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, ये किताब बहुत ही क्या था, कठिन था। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, और इसीलिए वो समझ नहीं सकती थी। देखिए अब ये हो गया, तो किताब तो बहुत कठिन था, उसका रिजल्ट क्या था, उसका नतीजा क्या था, उसका नतीजा ये था कि वो समझ नहीं सकती थी, यानी कि यही वो क्रिया है जो उद्देश्य क्या है, फल दिखा रही है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज का और भी ध्यान देंगे, वो क्या है, वो ये है कि वहाँ जो हमारे दूसरे वाक्य का जो करता है वो क्या है, वो यहाँ नहीं है, तो उसके लिए हमें उसका क्या है, हमें उसका पोसेसिव फॉर्म लगाना पड़ेगा, यानी फॉर हर का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी वाक्य हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, दिस बुक वाज टू डिफिकल्ट, दिस बुक वॉज टू डिफिकल्ट, वेरी है तो वेरी को बदलेंगे टू में, ये आपको पहले क्या है बताया गया है, दिस बुक वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हर, टू अंडरस्टैंड, यानी वाक्य हमारा हो गया क्या, दिस बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड, यानी कि यह किताब उसको समझने के लिए बहुत ही क्या था, कठिन था। अब वहां पे सी कुड नॉट का कुछ मतलब नहीं है, इसीलिए उसे क्या है, छोड़ दिया गया है, और हमारा वाक्य हो गया है, दिस बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड। तो प्यारे बच्चों, आपको ये जो सिंपल सेंटेंस करने का जो रूल 2 है वो भी पूरा बखूबी तरीके से आपको पूरा का पूरा समझ में आ ही गया होगा। तो आप इसके द्वारा इसका अध्ययन क्या है, अगले नियम का अध्ययन क्या है, करते रहिएगा, और इस चैनल के आगामी वीडियो को क्या है, देखते रहिएगा। तब तक आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप पढ़ाई करते रहें, और इस बार यूपी बोर्ड के क्लास 12th के एग्जाम में सबसे अधिक अंक अर्जित करके आप अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए।